नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट एग्जाम 2023 पेपर 1 और 2 दोनों के लिए बाल विकास सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट। तो बाल विकास 30 नंबर का सीटेट की परीक्षा में पूछा जाता है। तो हमारी एक पहली वीडियो है, आप उस वीडियो को देखें, और एक ये वीडियो है। इन दोनों वीडियो को आप यदि ध्यानपूर्वक देखते हैं तो सीटेट की परीक्षा में आप 20 और 25 के बीच में नंबर ला सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है वो है सामाजिकरण का प्रमुख कारक है। तो सामाजिकरण का प्रमुख कारक क्या होता है? तो बच्चा जब समाज में रहता है, सर्वप्रथम उसका जो प्राथमिक बेस होता है, बच्चा सर्वप्रथम कहाँ से सीखता है? अपने माता पिता परिवार से सीखता है। तो सामाजिकरण का जो प्रमुख कारक है वो है परिवार। प्रश्न नंबर 2, मोनू शांत कमरे में पढ़ना चाहता है। मोनू शांत कमरे में पढ़ना चाहता है, जबकि दिव्या मित्रों के साथ पढ़ना चाहती है। मोनू एक बच्चा है, वो शांत कमरे में पढ़ना चाहता है, बल्कि दूसरा बच्चा अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। तो इसमें क्या अंतर हो सकता है? तो उन दोनों की अधिगम शैली अलग अलग है। सीखने की शैली, सीखने की प्रक्रिया दोनों की क्या है? अलग अलग है। तो अधिगम शैली अलग अलग है। प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो बच्चों में ज्ञान का निर्माण करना शिक्षक की भूमिका होती है। बच्चों में ज्ञान का निर्माण एक शिक्षक करता है। तो शिक्षक की उसमें क्या भूमिका होती है? तो शिक्षक जो होता है वो सुगम करता या सुविधादाता होता है। तो शिक्षक जो होता है वो सुगम करता है और सुविधादाता है। प्रश्न नंबर 4 देखें, बच्चों की गलतियां हैं। बच्चों की जो गलतियां हैं, बच्चे त्रुटियां कर रहे हैं, तो क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं बच्चों की गलतियां? तो बच्चों की जो गलतियां हैं वो सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है। सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है। थॉर्नडाइक महोदय थे, उन्होंने बताया था एक सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, कि बच्चा बार बार त्रुटि करेगा तो बार बार प्रयास करेगा। थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने के 2 नियम बताए थे, मुख्य नियम और गौण नियम। तो मुख्य नियम में 3 नियम बताए थे उन्होंने, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। तो प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। तो थॉर्नडाइक महोदय जी कहते थे कि बच्चा प्रयास करेगा, त्रुटि करेगा, प्रयास करेगा, त्रुटि करेगा, तो ये सीखने की प्रक्रिया के एक अंग है। प्रश्न नंबर 5, विकास बढ़ता है। विकास बढ़ता है, तो विकास बढ़ता है किसकी ओर? सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो विकास जो बढ़ता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी नहीं रुकता। वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है, बल्कि विकास जीवन पर्यंत, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 6 देखें, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। तो भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल कौन सा होता है? तो भाषा विकास के लिए जो प्रारंभिक बचपन काल होता है वो अति संवेदनशील होता है, क्योंकि जब शुरुआती समय में बच्चा प्रारंभिक बचपन में होता है तो अति संवेदनशील होता है, अति संवेदनशील होता है बच्चा। प्रश्न नंबर 7, आकलन। आकलन होता है, तो आकलन क्या है? सीखने में सुधार का एक तरीका। तो बच्चों का यदि आप आकलन कर रहे हैं तो आकलन करने से क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? तो सीखने में कितना बच्चे ने सीखा है, तो उसके सुधारने का एक तरीका है, इसलिए बच्चे का आकलन किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 देखें, बाल केंद्रित शिक्षा है। तो बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? बाल केंद्रित शिक्षा उसे कहते हैं जिसमें बच्चे को केंद्र माना जाता है। बच्चे को केंद्र माना जाता है। बच्चों के अनुभव और आवाज को प्रमुखता देना। बच्चे के जो अनुभव हैं उनको प्रमुखता देना, और उसकी जो आवाज है बोलने की, तो आप खड़े हो जाओ, बोल के दिखाइए। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बोल नहीं पाते, तो उनको भी प्रोत्साहित करना चाहिए एक शिक्षक के लिए। तो यही बाल केंद्रित शिक्षा बताती है। प्रश्न नंबर 9, आप ईमानदार हैं। आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। कोहल वर्ग के अनुसार यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर क्या करेंगे? गर्व करेंगे। तो कोहल वर्ग के अनुसार ये सामाजिक अनुकूलन है। तो कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत बताया था। कोहल वर्ग ने महिलाओं को इसमें भाग नहीं दिया था, बल्कि इन्होंने 4 वर्ष से और 13 वर्ष के बच्चों के बीच में अध्ययन किया था। तो सामाजिक अनुकूलन, तो इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी नैतिक विकास की।
पहली थी पूर्व परंपरागत अवस्था, दूसरी थी परंपरागत अवस्था और तीसरी थी परापरंपरागत अवस्था। तो जो दूसरी अवस्था थी, दूसरी अवस्था का जो दूसरा चरण है सामाजिक अनुकूलन, यानी कि बच्चा समाज को ही अनुकूल बना लेता है कि समाज के जो नियम हैं वो ही मुझे मानने हैं। प्रश्न नंबर 10, तो प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है। तो प्रतिपालन अधिगम, प्रतिपालन सीखने का, अधिगम, अधिगम मिस सीखने का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरणों का पूर्ववर्ती है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरणों का पूर्ववर्ती है। तो प्रतिपालन अधिगम के जो विशिष्ट चरण है वो कौन कौन सी हैं? तो इसके अधिगम के चरण 6 हैं। पहला है हमारा अधिगम के 6 चरण होते हैं। प्रारंभिक अर्जन, बच्चा शुरुआती समय में प्रारंभ अर्जन करेगा बातों को, फिर उन्नत अर्जन, फिर जो अर्जन बातें की हैं उनको क्या करेगा, थोड़ा उसमें सुधार करेगा। प्रवीणता, फिर उसमें प्रवीणता लाने की कोशिश करेगा, कितना प्रवीण हो चुका है। प्रतिपालन, फिर उनका पालन करना सीखेगा। सामान्यीकरण, फिर उनका क्या बना लेगा, सामान्यीकरण बना लेगा। फिर बाद अंतिम में बनाएगा समस्या समाधान, यानी कि जो समस्या है उनका समाधान भी कर लेगा। तो ये कहना चाह रहा है कि प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरणों का पूर्ववर्ती है। तो प्रतिपालन से पहले यानी कि प्रतिपालन के बाद कौन सी वो अवस्था आती है, तो वह सामान्यीकरण। तो इसका आंसर हुआ सामान्यीकरण। चरण थे 6, प्रारंभिक अर्जन, उन्नत अर्जन, प्रवीणता, प्रतिपालन, सामान्यीकरण और समस्या समाधान। प्रश्न नंबर 11 देखें। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? एनसीएफ 2005 की समझ है। तो एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की समझ है रचनावाद, कि बच्चा क्रिएटिव हो बच्चा, सक्रिय हो बच्चा, नई नई रचना करे, नए नए सक्रिय काम में अपना क्या दिखाए, सक्रियता दिखाए। तो एनसीएफ 2005 कहता है कि रचनावाद हो बच्चा। प्रश्न नंबर 12, तो प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? संवेग। तो संवेग के बारे में मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए थे। संवेग होता है इमोशन, तो E4 होता है एंटर, मोशन मानी होती है गति। अंदर से जो भाव गतिशील होते हैं, अंदर से जो भाव गतिशील होते हैं उन्हें कहते हैं संवेग, उन्हें कहते हैं संवेग। और संवेग पर मूल प्रवृत्तियां हावी होती हैं। तो मैकडूगल महोदय थे, उन्होंने 14 प्रकार के संवेग बताए थे। तो मैकडूगल महोदय ने 14 प्रकार के संवेग बताए थे, वो कौन कौन से हैं? संवेगों की इसकी उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। तो संवेगों की जो उत्पत्ति है वो मूल प्रवृत्तियों से होती है। तो कौन कौन से थे? डर, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, एकाकीपन, भूख, अधिकार, आमोद और कृतिभाव। ये 14 प्रकार के संवेग मैकडूगल ने बताए थे। आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा संवेग का प्रकार नहीं है मैकडूगल के अनुसार? तो डर हो, क्रोध हो, घृणा हो, वात्सल्य, करुणा, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, एकाकीपन, भूख, अधिकार, आमोद और कृतिभाव। प्रश्न नंबर 13, प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन है। प्रगतिशील शिक्षा, तो प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है? इसका सबसे अच्छा जो वर्णन है, प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा जो वर्णन है वह करके सीखना या सहयोग के द्वारा सीखना, या बच्चे इसमें करके सीखेगा या किसी के सहयोग द्वारा सीखे, तो इसे कहते हैं प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा। प्रश्न नंबर 14, अधिगम को प्रभावी बनाने की रणनीति। यदि आप अधिगम को प्रभावी बनाना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन सी रणनीति होंगी, क्या क्या रणनीति अपनानी चाहिए? तो पहला है लक्ष्य और समय सारणी बनाना। तो अधिगम सीखने को आप प्रभावी बनाना चाहते हैं बच्चे की, तो सर्वप्रथम क्या हो, लक्ष्य हो। क्या हो? लक्ष्य हो। आप किस लक्ष्य को फोकस कर रहे हैं। दूसरा हमारा समय सारणी बनाना, समय सारणी भी हमारी बनी हुई होनी चाहिए। उसके बाद हम करेंगे चार्ट और नक्शे बनाना, चार्ट बनाएं और नक्शे बनाएं, चार्ट और नक्शे बनाना। उसके बाद स्वयं से प्रश्न करना, अपने आप में प्रश्न करना, कोई चीज है दुनिया में वो क्यों है, तो अपने स्वयं से प्रश्न करना। अगला है उदाहरण गैर उदाहरण के बारे में सोचना, एग्जाम्पल हूं या बिना एग्जाम्पल के बारे में सोचना, उदाहरण और गैर उदाहरण के बारे में सोचना। फिर हम उम्र साथी को समझाना, जो आपके उम्र के बच्चे हैं, हम उम्र के उन बच्चों को समझाना और उनसे पूछना। तो ये आप अधिगम को प्रभावी बनाने की रणनीति अपनाएंगे। तो अधिगम को प्रभावी बनाने की रणनीतियां, लक्ष्य समय सारणी बनाना, चार्ट नक्शे बनाना, स्वयं से प्रश्न करना, उदाहरण गैर उदाहरण के बारे में सोचना, हम उम्र साथी को
समझाना। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 15, तो प्रश्न नंबर 15 है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब आया था? तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम ये 16 दिसंबर 2016 में लागू हुआ था। 21 प्रकार की अक्षमता इस श्रेणी में आती हैं। दिव्यांगजन, जो किसी भी अक्षमता से क्या हो, परेशान हो, उसे कहते हैं दिव्यांगजन। तो ये 16 दिसंबर 2016 में लागू हुआ था। 21 प्रकार की अक्षमता इस श्रेणी में आती हैं। प्रश्न नंबर 16, भाषा विकास के लिए संवेदनशील समय है। तो भाषा विकास के लिए सबसे जो संवेदनशील है वो है प्रारंभिक बचपन का समय। प्रारंभिक बचपन का समय, बचपन में जो बच्चा सीख जाता है वो अति संवेदनशील कहलाता है। अति संवेदनशील बच्चा वो आगे जाकर कुछ ना कुछ बन जाता है। तो भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय जो है वो प्रारंभिक बचपन का समय है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है? पलटावी विलोमीयता, पलटावी गुण विलोमीयता गुणों का पाया जाना जीन पियाजे के अनुसार है। जीन पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त अवस्था और अमूर्त या औपचारिक अवस्था। तो इन्होंने बताया था कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर बच्चा पलटावी गुण और विलोमीय गुणों का विलोमीय गुण पाए जाते हैं। यानी कि जो बच्चा जिस स्थिति में था और उसको कुछ बदलाव कर दिया जाए, उसका बदलाव कर दिया जाए तो बच्चा उसी स्थिति में वापस आ जाता है। इसे कहते हैं पलटावी गुण या विलोमीय गुण। तो जीन पियाजे के अनुसार ये बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर है। इसकी जो उम्र है वो 7 से 11 वर्ष है। 7 से 11 वर्ष है। अगला देखें पावलाव। प्रश्न नंबर 18, पावलाव। पावलाव क्या कहते हैं? ये रूस के रहने वाले थे। पावलाव रूस के रहने वाले थे। पालते हैं किसको? कुत्ते को। और कुत्ते को किससे बांधते हैं? रस्सी से। तो पालने से तो हो जाएंगे पावलाव, और पालते हैं किसको? कुत्ते को। तो कुत्ता रस्सी से बनता है, तो कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था और रस्सी से जाएगी रूस। तो पावलाव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था और रूस के रहने वाले थे। इन्होंने बताया था क्लासिकल सिद्धांत, या इसी को कहते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, या इसी को कहते हैं प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत। तो क्लासिकल थ्योरी, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया यानी कि अनुक्रिया का मतलब रेस्पॉन्स, अनुकूलित स्टिमुलस और रेस्पॉन्स। तो ये पावलाव जो हैं वो इस प्रकार हैं। ये स्टिमुलस को अधिक मानते हैं। पावलाव स्टिमुलस को अधिक मानते हैं, यानी कि उद्दीपक को अधिक मानते हैं कि आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए। प्रश्न नंबर 19, एनसीएफ 2005 बताता है। तो एनसीएफ 2005 बच्चों के बारे में क्या बताता है? तो एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे को यदि आप सिखा रहे हैं तो उस ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, परिवेश से जोड़ना। तो ये एनसीएफ बताता है ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। आप किसी भी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो उस टॉपिक को ऐसा समझाया जाए बच्चे को कि उसके व्यवहार, उसका जो व्यवहार है उस व्यवहार से ही संबंधित हो। पर्यावरण का आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आप वृक्षों को समझाएं, किसी भी टॉपिक को समझाएं तो बच्चे के जीवन से जोड़ते हुए समझाएं। इस बात को एनसीएफ बताता है। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। प्रश्न नंबर 20, हार्वर्ड गार्डनर क्या कहता है? हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने बताया था कि बहुबुद्धि का सिद्धांत, कि बहुबुद्धि का सिद्धांत बताया था। बुद्धि बहुआयामी है। हार्वर्ड गार्डनर महोदय जी कहते थे कि बुद्धि अनेक आयामों से बनी हुई है। बुद्धि एक आयाम से नहीं, अनेक आयामों से बनी हुई है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत, बुद्धि बहुआयामी है, ये हार्वर्ड गार्डनर ने बताया था। प्रश्न नंबर 21, डिस्थीमिया अक्षमता है। डिस्थीमिया, तो डिस्थीमिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया और डिसलेक्सिया। तो यह है डिस्थीमिया। तो डिस्थीमिया अक्षमता क्या होती है? तनाव वाली स्थिति। यदि कोई बच्चा है और पढ़ने में अपना तनाव मानता है कि उसको तनाव होता है पढ़ने में, तो उसको एक अक्षमता है, उसको एक परेशानी है, बीमारी है, डिस्थीमिया बीमारी। डिस्थीमिया। यदि बच्चे पर पढ़ना नहीं आता तो उसको है डिसलेक्सिया। यदि बच्चे पर लिखने में त्रुटि करता है तो उसको है डिसग्राफिया। यदि बच्चा गणित में त्रुटि करता है तो उसे है डिसकैल्कुलिया अक्षमता। तो यहाँ बात करेंगे हम डिस्थीमिया की, तनाव वाली स्थिति की। प्रश्न नंबर 22, बुद्धि लब्धि मापन के जनक हैं।
बुद्धि लब्धि मापन के जनक और बुद्धि लब्धि के, प्रश्न नंबर 23 देखें, बुद्धि लब्धि के जनक। तो बुद्धि लब्धि मापन के जनक और बुद्धि लब्धि के जनक। प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछेगा, यहाँ मापन के जनक और यहाँ खाली जनक। तो बुद्धि लब्धि मापन के जनक पूछे तो हो जाएंगे हमारे टर्मन। टर्मन इन्होंने जो सूत्र दिया था बुद्धि लब्धि का, तो बुद्धि लब्धि IQ बराबर MA/CA गुणा 100, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। तो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। प्रश्न नंबर 23 में बुद्धि लब्धि के जनक तो है स्टर्न, और इन्होंने जो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र बताया था वो था मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, इन्होंने गुणा 100 नहीं लगाया था। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र पूछे स्टर्न के अनुसार तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु बराबर बुद्धि लब्धि। अगर पूछे टर्मन के अनुसार तो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। बुद्धि लब्धि मापन के जनक, बुद्धि लब्धि मापन के जनक टर्मन, बुद्धि लब्धि के जनक स्टर्न। प्रश्न नंबर 24 देखें, उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच समीपता। एक गुथरी साहब थे, गुथरी साहब थे, गुथरी साहब ने ये बताया था कि उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच क्या होती है, समीपता होती है। उद्दीपन कहते हैं लक्ष्य के लिए स्टिमुलस, अनुक्रिया कहते हैं काम करने की जो क्रिया होती है उसके बीच क्या होती है, समीपता होती है। गुथरी महोदय ने बताया था कि एक बच्चा था और बच्चा खरगोश के बच्चे से डरता था, तो उस खरगोश के बच्चे को उसके पास में रखते थे, धीरे 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 उसके और नजदीक लाते गए, नजदीक लाते गए, तो एक दिन बच्चा उस खरगोश के पास चला गया। तो ये बताते हैं कि समीपता का सिद्धांत। तो समीपता का सिद्धांत किसने दिया था, गुथरी साहब ने। उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच समीपता होती है इसलिए इन्होंने बताया था। प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 क्या कहता है, अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत ये बताया था कोहलर ने। कोहलर ना हो ऑप्शन में तो आप बताएंगे गेस्टाल्टवादी, गेस्टाल्टवादी, क्योंकि कोहलर भी क्या थे, गेस्टाल्टवादी थे। अंतर्दृष्टि सूझ का मतलब क्या होता है, कोहलर साहब बताते थे, गेस्टाल्टवादी महोदय जी सब बताते थे कि बच्चे के अंदर सूझ अचानक आती है, सूझ अचानक आती है। तो अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। गेस्टाल्टवादी, गेस्टाल्टवाद का अर्थ होता है समग्रवाद या संपूर्ण संरचना, समग्रवाद या संपूर्ण संरचना। प्रश्न नंबर 26, का चा टा ता पा ध्वनियां हैं, तो कचट तप ध्वनियां कैसी ध्वनियां हैं, तो ये स्वनिम है। भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वनिम है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई तो वो रूपिम है, ये भाषा के भाग हैं। प्रश्न नंबर 27 देखें, प्रश्न नंबर 27 कहता है कि 20 वर्षीय बच्चा की बुद्धि लब्धि परीक्षण में, 20 वर्ष का बालक है, उसकी बुद्धि लब्धि परीक्षण में 80 अंक प्राप्त करता है, तो उसकी मानसिक आयु बताइए। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। तो बुद्धि लब्धि कितनी दे रखी है बच्चे की, 80, मानसिक आयु पूछ रहा था इसको x मान लिया, वास्तविक आयु 20 और गुणा 100, x इधर लेंगे तो इधर के नीचे 1 है तो x एकम x हो जाएगा, 20 की और 80 की गुणा हो जाएगी तो 20 गुणा 80, ये गुणा में है तो ये बटे में रहेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 100, 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा, 2 और 8 बचे, 2 8 होते हैं 16, तो x बराबर आया 16 वर्ष। तो उसकी मानसिक आयु कितनी थी बच्चे की, 16 वर्ष, 16 वर्ष। प्रश्न नंबर 28, रचनात्मक आकलन के उपकरण हैं। बच्चे का रचनात्मक आकलन करना चाहते हैं आप, तो उसके लिए क्या क्या उपकरण उपयोगी हैं। तो पहले कराएं बच्चों से प्रश्नोत्तरी खेल, प्रश्नोत्तरी कराएं और खेल कराएं, प्रश्न आपस में प्रश्न पूछना और उनसे खेल के माध्यम से। दूसरा शस्त्र परीक्षाएं, हमें बच्चे की शस्त्र परीक्षाएं करानी चाहिए 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, जितनी परीक्षा हो सके बच्चे की उतने परीक्षा टेस्ट वगैरह कराने चाहिए और मौखिक प्रश्न पूछने चाहिए, बच्चे से मौखिक प्रश्न भी पूछे जाएं। तो ये बच्चे से रचनात्मक आकलन के सबसे महत्वपूर्ण उपकरण हैं, प्रश्नोत्तरी, खेल, शस्त्र परीक्षा और मौखिक प्रश्न, मौखिक प्रश्न। प्रश्न नंबर 29, सीखने के क्षेत्र हैं। तो सीखने के कितने क्षेत्र हैं, सीखने के 3 क्षेत्र हैं। बेंजामिन एस ब्लूम ने बताया था सीखने के क्षेत्र, शिक्षण उद्देश्य के क्षेत्र। तो कौन कौन से अधिगम के क्षेत्र, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। तो इन्होंने 3 ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष बताए थे सीखने के क्षेत्र। ज्ञानात्मक के भी कितनी है, 6 हैं। वो कौन कौन सी हैं, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो इसके 6 अलग अलग स्तर बताए गए इसके ज्ञानात्मक के बेंजामिन एस ब्लूम के अनुसार।
प्रश्न नंबर 30 देखें, पाठ योजना में शामिल है। तो पाठ योजना में क्या चीज शामिल होती है? छात्र का ज्ञान कि बच्चा कितना जानता है, शिक्षण का ज्ञान कितना उसे सिखाया जा रहा है, कितना शिक्षण से उसे प्राप्त हुआ, और उद्देश्यों की स्पष्टता, जो आपने उद्देश्य बनाए वो कितने स्पष्ट हैं। तो पाठ योजना में शामिल होते हैं छात्र का ज्ञान, शिक्षण का ज्ञान, उद्देश्यों की स्पष्टता। छात्र का ज्ञान, शिक्षण का ज्ञान, उद्देश्यों की स्पष्टता। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, तो हमारा टेलीग्राम पर भी टीचिंग विद शिवम नाम से चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लें तो आपके लिए अपडेट मिलती रहेगी। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।